आइए बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का 24वां क्लास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बताएंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। अब ये बताइए कि हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग लाल होता है, ये जानकारी है आप लोगों को? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। चलिए, अब प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? आरबीसी में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, आर से क्या होता है? रेड होता है। आर से क्या होता है? रेड होता है। तो इसको याद रखना बड़ी आसान है। आप ही बताएं कि हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है ना। रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो अब आप ही याद रख लीजिए कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, इसलिए किस में पाया जाएगा? डब्ल्यूबीसी में कि आरबीसी में? क्यों? क्योंकि आर का मतलब रेड होता है ना। तो अब समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? आरबीसी में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल होगा ना। अगला है कि जीन। अब ये जीन जो भूत प्रेत वाला जीन नहीं है, ठीक है ना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बोलिए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन का आकार जो होता है वो कैसा होता है? जीन का आकार होता है सर्पाकार होता है। कैसा होता है? ऐसा सोच लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को जीन सवार हो जाएगा तो वह सांप के जैसे इधर उधर करेगा। बस ये सोच लीजिए, कुछ भी ऐसा सोच लीजिए आप लोग। तो बताइए कि जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है। कैसा होता है? सर्पाकार होता है। अगला प्रश्न है यार, फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी को जीन सवार हो जाएगा ना तो लोग कहेगा क्या, वो तो अर्थ का अनर्थ नहीं लोगों लगाता रहता है कि अगर पहले के कुछ समय पहले हल्ला हुआ था कि सांप नहीं भी काटा रहता था, कोई खौर खरियार में खौरों जो सड़ जाता था, लोग कहता था कि भूसा पाप पकड़ लिया। पहले ऐसा अक्सर देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। तो वही है कि जीन जो अगर सवार हो जाएगा तो लोग क्या कहेगा कि इसको सर्प काट लिया है। सर्प मतलब सांप। तो इसलिए याद कर ले कि जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अगला प्रश्न है शकरा। शकरा को यकृत बदल देती है। किसको क्या बदल देती है? शकरा को यकृत बदल देती है। शकरा को यकृत बदल देती है किसमें? तो ग्लाइकोज में। ग्लाइकोजन लिखिएगा, ठीक है। ग्लाइकोज लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लाइकोजन कर दीजिए, यहाँ पर न लगा दीजिएगा, ठीक है। तो शकरा को यकृत जो बदल देती है, किसमें बदल देती है? ग्लाइकोजन में। तो इस बार 2-4 बार बोलिए इस प्रश्न को कि शकरा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देती है। शकरा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो अब बताइए कि यकृत जो है शकरा को किस में बदल देती है? ग्लाइकोजन में बदल देती है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति में जीव होते हैं। वनस्पति का मतलब? वनस्पति का देवता? चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि वनस्पति का देवता किनको कहा गया है। वनस्पति में जीव होते हैं मतलब कि जीवन होता है, ऐसा किसने कहा था? देखिए, जेसी बोस ने कहा था। किसने कहा था? जेसी बोस ने कहा था। तो ऐसे ही याद कर लीजिए ना, बॉस है वनस्पति, बॉस है बोस, यानी कि वनस्पति में क्या होता है? जीव, यानी कि जीवन होता है। ऐसा किसने कहा था? जेसी बॉस। तो जेसी बॉस का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए आप लोग? जे से जगदीश, सी से चंद्र, अब बोस तो है ही, यानी कि जेसी बोस का फुल फॉर्म क्या हुआ? जगदीश चंद्र बोस ने। और वही जगदीश चंद्र बोस ने रेलवे का आविष्कार किया था। पता है आप लोगों को? रेल के उन्होंने क्या देखा कि उनकी माँ जब चाय बना रही थी, चावल बना रही थी, तो वो देखे कि जब भात उत जो देखते हो कि जब बन जाता है तो मार फेंक देता है ना ढकना को। तो उन्होंने क्या देखा कि उस भाप से जब इस ढकना को हटा सकता है, इसका मतलब यदि ज़्यादा भाप तैयार कर लिया जाए तो और बड़ा काम हो सकता है। और इसीलिए कोयला के इंजन का जो आविष्कार हुआ है वो किसने किया है? जेसी बोस ने किया है। मतलब उन्होंने क्या किया कि कोयला खूब दिया, पानी खूब दिया, और पानी से जो अधिक से अधिक भाप निकला तो उससे इंजन चलने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है। तो वनस्पति में जीव होता है, ऐसा किसने कहा था? जेसी बोस का फुल फॉर्म जगदीश चंद्र बोस ने। अब अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र क्या है भाई बताइए? तो न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली धागे के समान एक रचना है। गुणसूत्र जो है वो किसके समान क्या रचना है बताइए आप लोग? इसको भी आपको जाने वाली धागे की समान। बिल्कुल, इसको भी आप लोग को रटना है, तो रटिए इसको। आपका अगला प्रश्न है नीलगाय से संबंधित। ठीक है, तो ये जो नीलगाय है, कौन गाय? नीलगाय। नीलगाय सदस्य है
गाय परिवार का, ये तो बात सही है। गाय तो गाय परिवार। क्या नील गाय जो है, जो अभी जंगल सब में आता है, तो वो किसका सदस्य है? गाय परिवार। वो भी एक गाय का ही सदस्य है, इसलिए गाय परिवार उसको कहा जाएगा। ठीक है ना। शरीर में इंसुलिन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है बताइए आप लोग? इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपको कहाँ से निकलता है? ये आपको पेनक्रियाज ग्रंथि से निकलता है। और हमने बताया था कि पेनक्रियाज ग्रंथि का हिंदी क्या होता है? अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। देखिए वैसे भी इंसुलिन है तो आप सुइया जो लीजिएगा डॉक्टर से, तो कहाँ पर लीजिएगा? अपने अग्ना में लीजिएगा ना। इसलिए याद कर देखिए इंसुलिन कहाँ से निकलेगा? इंसुलिन कहाँ से निकलेगा? अग्नाशय से निकलेगा। और अग्नाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग है जो यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? अब पहले आप लोग एक चीज याद रखिए, फिल्टर का मतलब क्या होता है बताइए? फिल्टर मतलब सफाई। फिल्टर मतलब क्या होता है? सफाई होता है। ठीक है ना, शुद्ध करना। फिल्टर मतलब शुद्ध करना। तो कहता है कि शरीर का कौन सा अंग है? हाँ बिल्कुल। तो शरीर का कौन सा अंग है जो यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थ को, तो बताइए यूरिया कहाँ से निकलता है? हम लोग को मूत्र मार्ग से निकलता है। तो यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों को, अधिक जल को, यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को, सही बात है, हम लोग पेशाब जो करते हैं तो जल निकलता है ना, तो जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है। तो बताइए क्या करता है? और गुर्दा का अंग्रेजी क्या होता है? किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन है जो लीवर में संचित किया जाता है? लीवर मतलब यकृत। तो यकृत में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए और डी। ए और डी दोनों आपको रहता है। यहाँ प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जो यकृत में संचित किया जाता है, तो कौन सा विटामिन ए। तो बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, बताएंगे कि पकी हुई पपीते में कौन सा विटामिन है? पके हुए आम में। देखिए खास तौर पर जो फल पका होगा ना, तो उसमें आप विटामिन ए वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेरियम मील, कौन सा मील है? वेरियम मील प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब प्रयोग। वेरियम मील कहाँ पर प्रयोग होता है भाई? तो पोषण नाल के एक्स किरण के लिए। बताइए किसके लिए? पोषण नाल के एक्स किरण के लिए। इस प्रश्न को भी थोड़ा रटना पड़ेगा, तो चलिए सब लोग मिलकर रटते हैं। चलिए तो आप लोग याद रखेंगे कि बेरियम मील, कौन सा मील है? बेरियम मील कहाँ पर प्रयुक्त होता है भाई? पोषण नाल के एक्स किरण में, है ना। तो पोषण नाल के एक्स किरण के लिए बेरियम मील जो प्रयुक्त होता है वो किसके लिए होता है? पोषण नाल के एक्स किरण के लिए। पोषण नाल के एक्स किरण के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो बेरियम मील जो प्रयुक्त होता है पोषण नाल के एक्स किरण के लिए। ठीक है, पोषण नाल के एक्स किरण के लिए आपको बेरियम मील का प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बिंबाणु कहते हैं। जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न आपका क्या है? कहता है कि मानव रक्त में वो छोटी चक्रिकाएं, क्या है जरा बोलिएगा? मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बिंबाणु कहते हैं। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाली पदार्थ को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बिंबाणु कहते हैं। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच आप लोग भी इसको रटिए, आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? तो बिंबाणु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग कौन सा रोग है? बताइए डिप्थीरिया रोग जो होता है वो आपको, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया जगह। बिल्कुल। और डिप्थीरिया होता क्या चीज से है? नहीं। तो डिप्थीरिया जो है वो आपको जीवाणु से होता है। और इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको गला प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एपिडर्मिक रोग। देखिए एपिडर्मिक क्या है? रोग है। और देखिए डर्मिक वाला जब भी बात आए ना, तो याद रखिएगा एपिडर्म एडवांस मलहम, एगो उसका प्रचार बहुत ज़्यादा होता था। एपिडर्म एडवांस मलहम वो आपको दाद खाज खुजली में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो दाद खाज खुजली तो समझते होंगे ना, मतलब खुजली। ठीक है, तो एपिडर्मिक जो है, डर्मिक, वो उसका मतलब जो संबंध है वो किससे है?
स्किन से। स्किन का मतलब क्या हुआ? तो बताइए कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? स्किन से। चलिए डिप्थीरिया क्या चीज से होगा? गला से, मतलब जीवाणु जीवाणु से। और टिटनस? जीवाणु से। जीवाणु से। चलिए अगला है चलिए अगला प्रश्न है ऑप्थोलिम। तो ऑप्थोलिम का संबंध किससे है? आँख से। देखिए ऑप्थोलिम का संबंध है आपको आँख से, ठीक है। देखिए अ से ऑप्थोलिम है और अ से आँख है, ठीक है ना। अ से ऑप्थोलिम है, आ से आँख है, यानी कि ऑप्थोलिम का संबंध किससे है? आँख से। ऑप्थोलिम का संबंध किससे है? आँख से। एपिडर्मिक का संबंध किससे है? स्किन से। एपिडर्मिक पहले बता दिए। देखिए जब किसी को खुजली हुआ रहता है तो हम लोग उससे थोड़ा डर के रहते हैं ना। तो जैसे ही अगर एपिडर्मिक कहीं पर आ जाए, डर्मिक, तो याद रख लीजिए कि डर्मिक वाला मतलब डर के कब रहेंगे? जब किसी के स्किन पर कोई खुजली उजली रहता है तो हम लोग डर के हट जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि एपिडर्मिक का संबंध किससे है? स्किन से। स्किन से है। और डिप्थीरिया का संबंध किससे है? गला से। और ऑप्थोलिम का संबंध किससे है? आँख से। चलिए अगला प्रश्न है सीमांत। अगला प्रश्न क्या है? सीमांत यानी कि टर्मिनेटर, है ना। सीमांत बीजों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? अच्छा, ये प्रश्न पहले हम लोग भी पढ़े थे ना। तो सीमांत बीज पर, है ना, प्रतिबंध लगाने का जो कारण है कि आनुवांशिक अनुष्ठान करके ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं कि आगे के वंशवर्धन न हो सके। कहने का मतलब कि सीमांत बीज वाला में हम लोग ये देखे थे, जब एक बीज का एक बार हम लोग यूज कर लेते थे तो उसमें अगला हम दोबारा साल जो है उस बीज का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से सीमांत बीज को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बताइए कि सीमांत बीज जो है उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बताइए सीमांत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टर्मिनेटर। क्या कहेंगे? टर्मिनेटर। सीमांत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टर्मिनेटर कहेंगे। तो सीमांत बीजों पर सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया भाई? आनुवांशिक अनुष्ठान करके ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं कि आगे वंश संवर्धन न हो सके। आप क्या कीजिएगा, आप सीमांत वाला पीछे जो पढ़ाए थे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। इससे जो हल्का प्रश्न है उसको ही आप याद रखिएगा। आंसर आपका बराबर है। बात समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा तरीका से। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन है जो रुधिर के अस्कंदन के लिए, रुधिर का मतलब क्या होता है बताइए? खून के अस्कंदन के लिए, मतलब जमने के लिए आपको कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका डायनासोरस है। डायनासोर भी याद रखिए, सोरस हटा दीजिए। डायनासोर जो है वो क्या थे? तो देखिए डायनासोर आपको इसमें सांप के ग्रुप में आने वाला एक जंतु था। और वो डायनासोर जो है अब आपको क्या हो गया है? लुप्त हो गया, ठीक है ना। डायनासोर जो है वो अब क्या हो गया है? लुप्त। तो डायनासोर अब लुप्त हो गया, ये तो जानकारी में है आपको। अगला है स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब तो जानते हैं। स्तनपायी में एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है श्वेत ग्रंथि। क्या नाम है? श्वेत ग्रंथि। देखिए अब स्तन में जो बच्चा सब दूध पिएगा तो उसको स्वाद आएगा ना। तो याद रखिएगा ये है श्वेत ग्रंथि, तो बच्चे सबको स्वाद आएगा ना। इसलिए स्तनपायियों में कौन सी ग्रंथि होगा? याद रखिएगा श्वेत ग्रंथि। और वह श्वेत ग्रंथियाँ कहता है कि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ताप नियमन से। मतलब नियमन का मतलब होता है ताप को नियंत्रण करना, ठीक है। और वैसे भी देखिए याद रखिएगा जब बच्चे लोगों को, छोटा बच्चा को बुखार लग जाता है तो माँ के दूध में ना देखिएगा कि नहीं, माँ के दूध में एगो जाफर को या काफर को घसता है ना। घसने का उसके माथा पूरी पर लगाता है। ऐसा देखें कि नहीं देखें? तो क्यों ऐसा क्यों करता है? माँ के दूध में ऐसा क्यों करता है? क्योंकि माँ का जो दूध होता है, स्तन का जो दूध होता है, वह ताप को क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ जो प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा कि स्तनपायी जो होता है उसमें श्वेत ग्रंथि जो होता है वो आपको किससे संबंधित है? ताप नियमन से या ताप नियंत्रण से। अब अगला प्रश्न है दिल की धड़कन। तो बताइए दिल को हम लोग साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दिल का जो धड़कन है वो दिल का धड़कन किसके कारण से होता है? वल्व में रिसाव के कारण से। दिल का धड़कन किसके कारण से होता है? तो वल्व में रिसाव के कारण से। तो वल्व देखिए दिल में भी एक वल्व होता है, तो वल्व में रिसाव होता है। रिसाव मतलब होता है लीक होना। क्या होना? लीक होना। LIC है ना, LIC लीक होता है। LIC का मतलब लीक होता है, ठीक है। LIC के लीक।
लीक्ड। तो लीक मतलब क्या होता है? रिसाव होना। लीक मतलब जैसे कोई डिब्बा में आप पानी लाते हैं, उसमें यदि कोई छेद हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि लीक हो गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि दिल की धड़कन का कारण क्या है? तो बोलेगा वल्व में से रिसाव होना। किस में से रिसाव होना? वल में से रिसाव होना। वल्व में से रिसाव होना, और उसके कारण से आपको दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपको क्या है? तो बताइए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। यानी कि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो हमको क्या नहीं बनता है? प्रोटीन खून नहीं बनता है। और जब खून नहीं बनता है तो इसका मतलब एनीमिया होगा, है ना। और जब खून नहीं बनेगा, एनीमिया हो जाएगा, तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि प्रोटीन शरीर का मतलब वृद्धि करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है या तत्व है। ठीक है, तो बताइए कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? प्रोटीन एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है विषाणु, और विषाणु का अंग्रेजी क्या होता है? वायरस। तो विषाणु के विषय में सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा विषाणु के बारे में कहा था कि हमेशा सत्य होता है। क्या सत्य होता है? तो इसमें प्रतिरक्षियों की सृजन नहीं हो सकता। इस चीज को रटना पड़ेगा। तो रटिए आप लोग कि विषाणुओं के विषय में सर्वदा कौन सा सत्य है? तो इसको ऐसे रटिए, इसको ऐसे रटिए कि विषाणु में प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। सृजन का मतलब होता है निर्माण। सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण। यानी कि विषाणुओं में ना प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। बताइए, रटिए इसको। तो बताएंगे आप लोग कि विषाणुओं के विषय में हमेशा क्या सत्य होता है? तो इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब विषाणुओं में प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। और सृजन का मतलब निर्माण बताए थे। निर्माण होना मतलब कि बनना। ठीक है, चल बताएंगे कि मानव में प्लाज्मोपोडियम के संक्रमण के कारण से आपको कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया। और आपसे पूछ दे कि प्लाज्मोपोडियम क्या है, तो आप बोलेगा यह एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोपोडियम क्या है? यह एक प्रोटोजोआ है। देखिए, पौ से प्लाज्मोपोडियम है और पौ से प्रोटोजोआ है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न में रहता है और ऑप्शन में रहता है कि मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ भी रहता है, तो याद रखिएगा। और उस प्रोटोजोआ में तोड़ दिया है कि किस प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम से। ठीक है, किससे? प्लाज्मोडियम के संक्रमण से आपको मलेरिया होता है। तो बताइए कि मलेरिया रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तिल्ली या पलीहा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। तो बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि जीन किसे कहते हैं, तो बोलिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। समझ में आ गया? तो फिर से बताइए आप कि जीन किसे कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। चलिए, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डी से डिऑक्सी, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। चलिए बताएंगे आप लोग कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण से होता है? प्लाज्मोडियम। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। अच्छा, बताएंगे कि मानवीय शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब किस बीमारी में? निमोनिया जो हो जाता है किसी बच्चे को, तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए, तो बताएंगे आप लोग कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो इसको कैसे याद रखिएगा आप लोग? निमोनिया मतलब याद रख लीजिए कि मोनिया नाम की कोई लड़की और मोनिया नाम की लड़की सब थोड़ा फरफराती ज़्यादा है, इसलिए याद कर लीजिए कि निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा। चलिए, अगला प्रश्न है खाद्य संसाधन है। तो बताइए कि अगर आपसे पूछ दे कि संसाधन किसे कहते हैं? मानव के द्वारा क्या कहते हैं? तो आप बोलिएगा कि मानव की जरूरतों को जो भी वस्तु पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। मानव या किसी भी जीव जंतु के जरूरत को पूरा करने वाले जो सामान होते हैं, वस्तु होते हैं, उसको क्या कहते हैं? संसाधन। तो बताइए आपके सामने कौन कौन सा संसाधन है? किताब है, बेंच है, डेस्क है, कैमरा स्टैंड है। तो खाद्य संसाधन और संचय के द्वारा, तो खाद्य संसाधन और संचय के द्वारा, संचय का मतलब क्या होता है बताइए?
संचय मतलब जमा करके रखना। ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचय के द्वारा अधिकांश रूप से जो प्रभावित होती है वो आपको क्या प्रभावित होती है? तो वसा। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी ऐसा खाने वाला पदार्थ को जब कुछ दिन बचा करके रखते हैं तो इसमें वसा की मात्रा जो होती है वो आपको प्रभावित होती है। जैसे आप पढ़े थे क्वेश्चन कि जब आप खाना बनाते समय किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन सी खत्म होता है, बी नहीं, विटामिन सी। ठीक है, तो उसी तरह से आप याद रखिएगा कि अगर किसी खाद्य संसाधन को संचय करके रखते हैं मतलब जमा करके रखते हैं अगले दिन के लिए, 2-4 दिन बाद खाने के लिए, तो उसमें किसकी मात्रा प्रभावित होती है? वसा की मात्रा में या तो घटती है या तो बढ़ती है। चलिए बताएंगे कि मछली जो सांस लेती है वो किसकी सहायता से? गिल्स। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग ये गिल गलत है, गिल्स होगा। क्या होगा? गिल्स। तो मछली किससे सांस लेता है? गिल्स की सहायता से। गिल्स की सहायता से सांस लेता है। अगला प्रश्न है कि पेड़ के काटने पर जब हम पेड़ को क्या करते हैं? काटते हैं तो रिंग निकलती है। ये प्रश्न हम पहले भी चर्चा किए थे आपको कि जितना उसमें बड़ा रिंग निकलेगा, जैसे कि हम एक बात बताते हैं, जैसे कि कोई ऐसा पेड़ है और उस पेड़, जैसे ये मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, फिर इससे जो मोटा पेड़ होगा, अगर इसको देखिए, इसको इस भाग को काटेंगे तो काटने के बाद वो जो मतलब होगा फिर इससे मोटा होगा तो उसका ये इससे बड़ा होगा, फिर उससे मोटा होगा, उससे बड़ा होगा। तो यही ये जितना बड़ा होता है ना उस पेड़ को उतना ही पुराना माना जाता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बात होता है। ठीक है, तो पेड़ को के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? पेड़ की आयु। अभी तो पता है कि वो जो जितना मोटा होता है, जितना अधिक रिंग निकलेगा, समझिए कि वह पेड़ उतना ही ज़्यादा पुराना है, तो उसका आयु निकल गया ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बताएंगे कि पेड़ को काटने पर, ये तो समझ में आ गया। मानव का हृदय, अच्छा एक बात बताइए, मानव का हृदय धड़कता है किसके कारण से? क्योंकि हृदय में बल्ब जो होता है, क्या बताए थे बताइए? बल्ब में रिसाव होने के कारण से। हृदय किसके कारण धड़कता है? बल्ब में रिसाव होने के कारण। बल्ब में रिसाव होने के कारण। और रिसाव का अंग्रेजी क्या होता है? लीक होना। क्या होना? लीक। चलिए, मानव हृदय की रक्तवाहिका नलिया, रक्तवाहिका नलियाँ क्या कहलाती है बताइए? रक्तवाहिका नलियाँ क्या कहलाती है? कोरोनरी वाहिकाएं। क्या कहलाती है? कोरोनरी वाहिकाएं। मानव हृदय की रक्तवाहिका नलियाँ क्या कहलाती है? कोरोनरी वाहिकाएं। कोरोनरी वाहिकाएं। ठीक है, इस प्रश्न को रटिए आप लोग। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, साइट्रस फलों, किस फलों की बात हो रही है? साइट्रस फलों है ना, को परिपूर्ण स्रोत के रूप में समझा जाता है। और ये प्रश्न तो पहले भी आप लोग पढ़े थे कि साइट्रस मतलब सिट्ठी जो बनता है वो किस में? नारंगी सबका जो संतरा बनता है, नींबू सबका, उसमें बनता है ना, इसलिए साइट्रस को सिट्ठी समझ लीजिए। तो साइट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत माना जाता है। मतलब ये किसका स्रोत है? साइट्रस फल विटामिन सी का, जिसमें खट्टा पाया था ना। चलिए अगला है कि आनुवंशिकता के नियम को किसने दिया है बताइए? मेंडल ने। आनुवंशिकता के नियम किसने दिया है? मेंडल ने दिया है। ये पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। और उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों, तिल में सबसे ज्यादा तेल जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है बताइए? तिल से, है ना। सबसे अधिक तेल जो प्राप्त किया जाता है किस किस में? सूरजमुखी में, मूंगफली में, सरसों में और तिल में सबसे अधिक जो तेल प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तिल में आपको प्राप्त किया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। तो बताएंगे 2-4 क्वेश्चन बताइए आप लोग। पहले आप बताइए, अपथोलिम किससे संबंधित है? आँख से। आँख से। डिप्थीरिया रोग से कौन सा भाग ग्रसित होता है? गला। डिप्थीरिया होता क्या चीज से? जीवाणु से। टिटनस क्या चीज से होता है? जीवाणु से। जीवाणु से। अब बताएंगे कि सीमांत बीजों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? इसके आनुवंशिकता गुणधर्म के। हाँ बिल्कुल, मतलब एक बार आप फसल उगा सकते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं उगा सकते हैं। तो बताइए, नीलगाय जो है वो सदस्य है गाय के परिवार का। गुणसूत्र है, तो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले धागे के समान रचना जो आनुवांशिक कूट को ले जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मछली क्या चीज से सांस लेती है? दिल से। खाद्य संसाधन और संचय के द्वारा अधिकांश रूप से क्या प्रभावित होता है? वसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैट बोलते हैं। और फैट को हम एक चीज और बोलते हैं जिसको चर्बी ही बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए, सूरजमुखी में, मूंगफली में, किसमें? सूरजमुखी और मूंगफली में। सरसों में और तिल में।
ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आपको तेल जो प्राप्त होता है वो क्या चीज से होता तिल है? से। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया है? मेंडल ने। मानव हृदय की रक्त वाहिका नलिकाएं को क्या कहते हैं? कोरोनरी वाहिकाएं। कोरोनरी वाहिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी वाहिकाएं। कोरोनरी वाहिकाएं। वाहिकाएं कहते हैं। मानव हृदय की रक्त वाहिका नलिया क्या कहलाती है? कोरोनरी वाहिकाएं। कोरोनरी वाहिकाएं। वाहिकाएं कहलाती है। तो बताइए कि पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलता है उससे क्या पता चलता है? पेड़ की आयु। चलिए बहुत अच्छा। तो आज का सेशन यहीं पर लास्ट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।